नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। देखिए, संज्ञानात्मक तत्व यहाँ पे कौन सा नहीं है। देखिए, विचार भी एक संज्ञानात्मक तत्व है, आपका अवधान भी एक संज्ञानात्मक तत्व है और प्रत्यक्षीकरण भी संज्ञानात्मक तत्व है। मेरे भाई, आपका बात करें प्रत्यक्षीकरण की। प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समझना और उनकी व्याख्या करना क्या होता है? आपका प्रत्यक्षीकरण होता है। उसके अलावा अवधान क्या होता है? जब हम किसी विशेष वस्तु या किसी विचार पर जो है ध्यान केंद्रित करते हैं उसको अवधान बोलते हैं, तो ये भी एक संज्ञानात्मक तत्व है। अच्छा, थॉट्स क्या होता है? विचार क्या होता है? तो विचार होते हैं हमारी थिंकिंग। जब हम समस्याओं को सुलझाने के लिए या योजना बनाते हैं या निर्णय जो है अपनी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा लेते हैं, तो हम थॉट से ही लेते हैं, विचार से लेते हैं। तो विचार, अवधान और प्रत्यक्षीकरण, ये तीनों तो आपके संज्ञानात्मक तत्व है। लेकिन भावना बोले फीलिंग्स, ये कोई भी हमारा फीलिंग्स या इसको इमोशंस बोल सकता है, ये संज्ञानात्मक तत्व न होकर एक भावात्मक तत्व है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये आपका संज्ञानात्मक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट नवंबर 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो तो आज ही जुड़ जाइए यूथ अध्ययन के साथ। हिमाचल प्रदेश की टॉप 1 एकेडमी जिसने सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमेशा एसपीटेट में बार बार दे रही है, तो आज ही जुड़ जाइए। हर एक भाई बहन इतने कम फीस में 499 रुपीज़ मंथ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव होगी, अगर आप लाइव नहीं देख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय आराम से घर आके देख सकते हैं। साथ में फ्री हैंड रिटन नोट्स जो कि आपकी टेट को क्वालिफाई कराने में मदद करने वाले हैं, जहाँ से हज़ारों बच्चे इससे पहले भी जिन नोट्स को पढ़ के एसपीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आज ही जुड़िए 7876145409। जितना देर करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है, क्योंकि इस बार भी 5% ही टेट का रिजल्ट रहा है। तो इस बार की तरह अगले बार एक अलग क्रांति लाएंगे, बेहतरीन जो है वो रिजल्ट बनाएंगे। इसीलिए इसी बार एसपीटेट नवंबर के लिए जुड़ जाइए आज ही। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। देखिए, जो प्रॉक्सिमो डिजिटल विकास की जो दिशा है वो कैसी है। तो प्रॉक्सिमो डिजिटल विकास का जो सिद्धांत है वो हमारा कैसे होता है, तो वो हमारा वो सेंटर से पेरिफेरी बोले तो आपका केंद्र से परिधि तक होता है। ये जो प्रॉक्सिमो डिजिटल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है पास या केंद्र, और डिजिटल जो होता है, डिजिटल का जो मतलब होता है वो होता है आपका क्या, तो डिजिटल का जो मतलब है, डिजिटल का मतलब है हमारा दूर या परिधि। मतलब कि पास, केंद्र या केंद्र दूर। तो याद रखना है, परिधि से जो केंद्र से जो परिधि तक होता है वो होता है हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसे जो है वो बच्चे के शरीर के विकास की रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर जो है वो हाथ पैर उंगलियों तक ही होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मतलब कि जब बच्चा सबसे पहले अपने धड़ और कंधों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर वो अपनी बाजुओं को हिलाने लगता है, अपने आर्म्स को हिलाता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी हथेलियों को, अंत में अपनी उंगलियों पर जो है नियंत्रण पाना सीख लेता है। तो इसी प्रकार ये होता है धीरे धीरे। देखो, सिर से पांव तक तो नहीं होगा, सिर से पांव तक जो होता है उसको बोलते हैं सेफालोकॉडल। ठीक है, तो याद रखना है, सिर से पांव तक का जो सिद्धांत है उसका नाम है सेफालोकॉडल सिद्धांत। ये बात याद रखना है। परिधि से जो केंद्र तक होता है ये विकास की, ये प्रॉक्सिमो डिजिटल नहीं होगा। केंद्र से परिधि हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल होता है। मैंने एक क्वेश्चन में बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि भाई, जो आपका एसपीटेट की जो मेरे भाई परीक्षा है, इस परीक्षा में आपको एक बात जाननी है कि कुछ डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ये मैंने आपको दो बातें समझाई कि केंद्र से जो परिधि तक विकास होगा वो है हमारा प्रॉक्सिमो डिजिटल। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिजिटल के अलावा सिर से पाँव तक जो सिद्धांत होता है उसको बोलते हैं सेफालोकाडल। क्या बोलेंगे? सेफालोकाडल सिद्धांत। तो सेफालोकाडल सिद्धांत होता है जिसमें बच्चे का विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ नीचे की ओर बढ़ता है, जहाँ पर बच्चा पहले जो है वो सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर बाद में चलना। उस सिद्धांत को बोलते हैं सेफालोकाडल। तो याद रखना है बेहतरीन तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं। देखिए जो कारण प्रभाव संबंध है वो सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं, तो ये आपके प्रयोग द्वारा। देखिए जो आपकी प्रयोगात्मक जो अनुसंधान होती है, यहाँ पर जो है वो कारण और प्रभाव को सटीक संबंध स्थापित करने के लिए ये जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंटेशन है, वो सबसे पहले वैज्ञानिक और प्रमाणिक विधि है। तो याद रखना है कि जो कारण और प्रभाव है, कॉज और इफेक्ट का जो सटीक संबंध है, वो हमारे प्रयोग के ही सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक विधि हो सकती है। क्योंकि जब प्रयोग होगा तो प्रयोग के दौरान जो हमारा शोधकर्ता होगा, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो बदलाव इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा शोध करता है, वो स्वतंत्र जो चर होंगे, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होंगे, उसमें क्या करेगा, बदलाव कर सकता है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो देखो निरीक्षण द्वारा नहीं हो सकता, आपका प्रयोग द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए विकास की जो प्रक्रिया है वो आपके कहाँ से शुरू होती है, तो विकास की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है गर्भाधान से, और विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से शुरू होती है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों विकास की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली, भाई कंटिन्यूसली चलती है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विकास की प्रक्रिया आपकी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि गर्भावस्था से लेकर आपकी जब बच्चा गर्भावस्था में होते हैं तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है, और निरंतरता तक ये चलती है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये प्रीनेटल जो आपकी स्टेज होती है, ये वहाँ से जो है वो शुरू हो जाती है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है वो विकास जो है वो होता ही रहता है। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रोथ है वो हमेशा होती रहती है। जी नहीं, अगर मैं वृद्धि और विकास की बात करूँ तो दोनों में फ़र्क है। जो ग्रोथ है वो जन्म के बाद या जब गर्भावस्था के दौरान निश्चित समय पर एक और से इंसान की रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो गुणात्मक होता है, वो गर्भाधान के क्षण से ही शुरू होकर जो है वो मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, अब ऑप्शन में यहाँ पे था जन्म से। भाई जन्म से क्यों है, तो जन्म से तो जो है वो विकास बेशक दिखाई देगा, लेकिन वो जब पेट में बच्चा होता है तब से लेकर उसका विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखो शिशुकाल भी सही नहीं होगा आपका, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। अब यहाँ पे गर्भाधान से यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जित और निर्देशित व्यवहार, जो एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज। देखिए जो ऊर्जित और निर्देशित व्यवहार होता है वो कैसा होता है, तो ऊर्जित और जो निर्देशित व्यवहार होता है वो अभिप्रेरणा से भरा होता है, हमारा मोटिवेशनल होता है। साथियों जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में जो आपकी अभिप्रेरणा है वो एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है या ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के किसी भी कार्य या व्यवहार के लिए एक ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो अभिप्रेरणा जो है ऊर्जित और निर्देशित व्यवहार हो सकता है आपका मोटिवेशनल, जो अगर आपका मोटिवेशन दिया जाए बच्चों को तो वो जो है वो अंदर से क्या हो जाएगा, एनर्जी फील करेगा, ऊर्जावान फील करेगा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तित चिंतन का विकास होता है। देखिए जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग होती है डेवलप्स ड्यूरिंग डैश स्टेज। देखिए जो परावर्तित चिंतन है उसका विकास कैसे होता है, तो परावर्तित चिंतन का जो विकास होता है वो जो हमको हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव जो थिंकिंग है, वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, भाई प्याजे का जो औपचारिक संक्रात्मक जो सिद्धांत है उसमें जो है वो देखने को मिलती है। इसमें जो व्यक्ति है वो अमूर्त होता है, जो चीज़ें हमारे सामने दिख नहीं रही है, बस बताई जा रही है, फिर भी हम चिंतन उसके बारे में कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हमारी अमूर्त अवधारणाएं, तार्किक सोच को बनाने या स्वयं के विचारों पर पुनः चिंतन करने में क्या होता है, सक्षम होता है। अच्छा प्याजे ने 4 स्टेजें यहाँ पे दी थी। पहली स्टेज दी थी आपकी संवेदीगामत अवस्था। संवेदीगामत अवस्था जो होती है वो 0 से 2 साल, आपकी इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर बच्चा इंद्रियों के माध्यम से जो है वो कार्य करना, जो सेंसरी हमारी होती है उसके माध्यम से कार्य शुरू कर देता है। और बच्चे में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ पे आता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बच्चे में इसी अवस्था में देखने को मिलता है। अगली स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक बोले तो आपकी
प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 साल के बच्चे में आती है। इसमें जो है बच्चा वो भाषा का जो विकास होता है, बच्चा जो है इसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित व्यवहार उसका होता है कि जो वो सोच रहा है बाकी लोग भी वही सोच रहे हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रात्मक, जहाँ पे चीज़ें मूर्त सामने रखी चीज़ों पर वो जो है वो सोच सकता है, वस्तुओं पर सोच सकता है। ये अवस्था प्याजे की तीसरी अवस्था है, 7 से 11 साल के बीच में होती है। और चौथी और सबसे बड़ी जो अवस्था है वो है हमारी औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, बोले तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बच्चे में 11 से जो 15 साल का बच्चा होता है उसमें देखने को मिलती है। तो तमाम बातें डिटेल से आपको याद रखनी है। बच्चे के सामने चीज़ भी नहीं है फिर भी बच्चा सोचने लगता है, आपकी परावर्तित जो चेंज है वो भी यहीं पर आएगा, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग। अगर मैं कहूँ तो आपका अमूर्त सोच वो भी आपकी कहाँ आएगी, इसी अवस्था में आएगी। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जीन पियाजे से ही जुड़ा हुआ है। अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो है वो इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो आपकी जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। जीन पियाजे देखो स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि बच्चों को सोचने में, समझने में, तर्क करने में, जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनमें होती है, ये विकास उनके अंदर होता है। तो बच्चे अपने संसार के बारे में खुद जो है गणना करते हैं, इसीलिए बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट यहाँ पे कहा जाता है। तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा? तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट हमारे जीन पियाजे साहब के द्वारा, जीन पियाजे महोदय के द्वारा कहा गया। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। भाई जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे के द्वारा यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया गया था। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी चारों स्टेज आपको जरूर याद रखनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। सेंसरी मोटर स्टेज, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेजें बताई थी जीन पियाजे ने। अच्छा, और भी मनोवैज्ञानिक है, और भी साइकोलॉजिस्ट ऑप्शन में है, जैसे कि एरिक एरिक्सन है। एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, बोले तो भैया हिंदी में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें 8 स्टेज की बात करी थी आपके किसने? एरिक एरिक्सन ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला है गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम है। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बोले तो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था आपका गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने। आपको बेहतरीन तरीके से, आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगला है हमारा कोहलर। अगर मैं बात करता हूँ कोहलर की, तो वोल्फगैंग कोहलर ने जो है वो इनसाइट लर्निंग थ्योरी, क्या बोलेंगे आपका? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी या गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है? तो वो हमारे कोहलर साहब है। इनके द्वारा इनसाइट लर्निंग थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो कई बार टेट में बना है कि अंतर्दृष्टि या इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी? तो कोहलर साहब ने दी। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। और एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तमाम साथी बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, बहुत बेहतरीन क्लासेस आपकी हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डैश के अनुसार प्रत्येक बालक अथवा बालिका वातावरणीय सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालता है या निकालती है। देखिए, जो संरचनावाद होता है ना, स्ट्रक्चरलिज्म तो नहीं कहूँगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होती है, संरचनावाद जो होता है, इसके अनुसार ये जो बालक या बालिका होती है वो वातावरणीय सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालता है। साथियों, जो संरचनावाद का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार जो ज्ञान है वो बाहरी दुनिया से निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपने जो वातावरण से है जो प्राप्त सूचनाएं होती है वो अपने आप ही जो है वो अर्थ निकाल कर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो उसको हम बोलते हैं हमारा संरचनावाद। साथियों, संरचनावाद की जो अवधारणा के जो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है,
कंस्ट्रक्टिविज्म है ये किसने दिया? तो कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ये विचार दिया था जीन पियाजे। किसने दिया था? जीन पियाजे के द्वारा ये विचार दिया गया था आपका संरचनावाद का। इसके अलावा लेव वाइगोत्स्की है, जेरोम ब्रूनर है, ये तीनों मनोवैज्ञानिक प्रमुख समर्थक थे संरचनावाद के। ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये संरचनावाद वाले हैं इनकी विचारधारा ये बोलती थी कि बच्चा कोई कोरी पट्टी नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता है। बच्चा अपने वातावरण से अपनी जानकारी का विश्लेषण करता है और पूर्व के जो उसके कुछ अनुभव है उसके आधार पर स्वयं भी जो है अर्थ निकालना शुरू करता है और स्वयं भी अपने ज्ञान की रचना शुरू कर देता है। तो बच्चा खुद से भी बहुत कुछ सीखता है। अपने बालक जो है या बालिका है वो अपने वातावरण से सूचना अपने आप अपने अनुसार भी निकालती है। ये जो है वो किसका मानना है? ये संरचनावादियों का मानना है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। जैसे व्यवहारवादी में कौन है? तो व्यवहारवादी में जेबी वर्टसन आएंगे, बीएफ स्किनर आएगा, इवान पावलव आएगा। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बात करी है उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब कि ये पुनर्वलन पर, ये रिइंफोर्समेंट पर आधारित है। इनका मानना है कि जितनी शाबाशी देंगे उतना ही जो है काम अधिक होगा। ये व्यवहारवादियों का मानना है। ह्यूमनिज्म ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमनिज्म की बात अब्राहम मैस्लो साहब करते हैं, कार्ल रोजर्स साहब इसके प्रमुख विचारक हैं। लेकिन ये तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्यक्तिगत जो वृद्धि है, स्वतंत्रता है, मानवीय मूल्यों पर ये जोर देती है, ना कि किसी भी संज्ञानात्मक अर्थ के प्रक्रिया पर ये जोर देगी। साइकोएनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रॉयड इसके जनक है, मनोविश्लेषणवाद के, आपके साइकोएनालिसिस के। साथियों, ये जो है वो अनकॉन्शियस माइंड, लिबिडो, इड, ईगो और सुपर ईगो पर जो है वो के द्वंद्व पर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है। तो ये साइकोएनालिसिस भी इसका सही ऑप्शन नहीं था, ये संरचनावाद ही इसका। जब भी यहाँ पे बच्चा, बालक या बालिका अपने वातावरण की सूचना का अपने अनुसार अर्थ निकालना शुरू करे तो वो संरचनावादियों के द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी असफलता के बहाने ढूंढना है। देखिए साथियों, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अपने जो असफलता के बहाने ढूंढना जो है उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। भाई साथियों, अगर मैं बात करता हूँ युक्तिकरण, मतलब कि जब हम अपनी असफलता या अपनी गलतियों को छिपाने के लिए तर्कपूर्ण बहाने ढूंढने शुरू करते हैं तो उसको बोलता है युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब होता है रैशनलाइजेशन। बोले तो भैया यहाँ पर हम अपनी असफलता के बहाने ढूंढने शुरू कर देंगे। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हम अपनी भावना या गुस्से को किसी निर्दोष या कमजोर व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर निकालना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आने वाले पेपर में बन सकता है कि जहाँ पर हम अपनी भावना या अपने गुस्से का निर्दोष किसी और के सर पर फोड़ दे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार आपका प्रक्षेपण क्या होता है? प्रोजेक्शन। तो जब हम अपनी कमियों या दोषों का आरोप दूसरों पर लगाएंगे, जब हम अपनी जो हमारी कमियां होगी, हमारे जो दोष होंगे, जब हम उसको दूसरों पे लगाना थोप देंगे तो उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही होगा, यहाँ हम अपनी असफलता के बहाने ढूंढ रहे हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे भी नहीं है तो भी हम बोल रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। जब हम बहाने ढूंढ रहे हैं अपनी असफलता के, तो हमारा वो है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे, जहाँ पर हम अपनी भावना या गुस्से को किसी निर्दोष व्यक्ति पर निकाल रहे हैं। उसी प्रकार प्रोजेक्शन बोले तो भैया जहाँ पर हम अपनी कमियों या दोषों का आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं, ये भी हमको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार स्व संकट पहचान अवस्था से संबंधित मुख्य विकासात्मक कार्य। देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद द स्टेज। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एरिक्सन के बारे में, तो एरिक्सन साहब के अनुसार जो है, जो हमारी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो जो मेजर डेवलपमेंट टॉक एसोसिएटेड विद स्टेज, तो ये हमारा जो है वो हमारा किशोर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एडोलसेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। साथियों, जो हमारा मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, हमारा जो साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके अनुसार जो पहचान बनाम जो पहचान भ्रांति है, बोले तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, वो जो है वो किशोर अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, उसकी जो 5वीं अवस्था है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, वो जो है वो 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं एक नई जोश के साथ, नए अंदाज में। तमाम साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल सुबह। साथियों, कॉमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगे
एक नई शुरुआत के लिए ज़रूर लिखिए हर हर महादेव।